जोर से तालियां बजाकर स्वागत करें। मार्गदर्शक राधे चोयल जी, साईं बाबा मंदिर के प्रबंधन देखने वाले महेश तेजवानी जी और स्वामी समूह के एमडी कृष्णानी जी, हरिचंदानी जी, अभी मैं आपसे अनौपचारिक बातचीत कर रहा था। उस वक्त हमारे बीच संत जी नहीं थे, राधे चोयल जी भी नहीं थे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि राधे चोयल जी की शख्सियत के बारे में थोड़ा सा। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा जो अनगिनत ऐसे कार्यक्रम दे चुके हैं जिनमें हजारों लोगों को वो प्रेरित करते हैं, अनेक मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुके हैं और जीवन दर्शन के बारे में आपकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। तभी मैं कह रहा था कि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि अकेले राधे चोयल जी ही पर्याप्त थे इस कार्यक्रम के लिए। मुझे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं थी बोलने की। और अभी आप देखेंगे, आप साक्षात देखेंगे कि क्या व्यक्तित्व है, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। खैर, मैं अपनी बात कर रहा था। अभी मैं मंच का थोड़ा ध्यान आकर्षित करूँगा कि आपकी अनुपस्थिति में मैं आप लोगों का अभिनंदन कर चुका हूँ, लेकिन साथ ही मैंने एक काम और किया। जो हमारे सामने ये जो प्रतिभाएं बैठी हैं, मैंने इनको भी प्रणाम किया और उसके पीछे मेरा तर्क है। मुझे जो आपके ये दर्शन हो रहे हैं ना, उस दर्शन का एक लाभ है। आपको पता है, मंदिर में हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है? मंदिर में हम मूर्ति के दर्शन करते हैं, हम संत जनों के दर्शन करते हैं, क्या होता है? क्या होता है? कौन सी भौतिक प्रक्रिया होती है, कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है, होता क्या है? असल में होता यह है कि जब हम उनको देखते हैं, उस मूर्ति को देखते हैं, तो उस देवता में जो गुण विद्यमान है, उस संत में जो गुण विद्यमान है, उससे जो प्रकाश निकल रहा है, वो हमको प्रभावित करता है। उसके जो सद्गुण है वो हमें प्रभावित करते हैं। इसीलिए दर्शन की महत्ता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूँ। ये वो पीढ़ी है जो आने वाले समय में कहीं बड़े स्थानों पर पहुँचने वाली है। बहरहाल, मैं आपसे 2-3 बिंदुओं पर बात करूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि राधे चोयल जी आएंगे, तो मैं थोड़ी तैयारी करके आया और इसीलिए मैं थोड़ा टीप के कोई बात कहूँ तो उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करना, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप परीक्षा की तैयारी बेहतर करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, इस कारण से इतना परसेंटेज लेके आए हैं, आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम जब भी कोई टास्क अपने जीवन में लें, ये तो ठीक है, आपने अभी इस क्लास की परीक्षा पास की है अच्छे नंबरों से, लेकिन जीवन में हम जब भी कोई टास्क अपने हाथ में लें तो उसे पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ उस पर लक्ष्य बांध के कार्य करें। तो आप समझ लीजिए कि 50% सफलता तो आपको हासिल हो ही गई। और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं, एकाग्रता के सैकड़ों उदाहरण हैं। कुछ एक तो आपकी जानकारी में भी होंगे। आपने सुना होगा कि अर्जुन को जब एक ऊपर छत पे गोल चक्कर में मछली, चिड़िया जो है उड़ती हुई का, उस पर निशाना साधना था, तो उसने सीधा निशाना उसकी आंख में साधा। उसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा कैसे किया? उसने कहा मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा था,
मेरे को सिर्फ उस चिड़िया की आंखें दिख रही थी। ये एकाग्रता का एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एकाग्रता का एक उदाहरण इससे पहले भी आप जैसे साथियों के बीच में मैंने शेयर किया था, और मेरी इच्छा है कि वो आपसे फिर शेयर करूँ, और बहुत मुझे बहुत अति प्रिय है वो, और वो अल्टीमेट है। मैं समझता हूँ कि एकाग्रता के उदाहरण में सबसे अल्टीमेट उदाहरण वो हो सकता है। एक भट्टोजी दीक्षित हुआ करते थे, बहुत धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति, उम्र होगी तकरीबन 90 साल। जीवन भर अध्यात्म, जप तप मनन, माला पहनना, आराधना करना, आरती करना, पूरी जिंदगी धार्मिक जीवन। और दुर्भाग्य से उनका जो बेटा है 60 साल का, वो निकट्टू एक नंबर, वो भगवान को मानता ही नहीं, न कभी अगरबत्ती जलाता भगवान के आगे, न मंदिर जाता। और भट्टोजी दीक्षित पिताजी बड़े परेशान, उसको रोजाना कहते बेटा मंदिर जाया कर, भगवान का नाम लिया कर, माला फेरा कर। वो सुनता ही नहीं। एक दिन बेटा तंग हो गया सुनते सुनते कि मेरा बाप रोजाना एक ही रट लगाया रहता है। वो तंग हो गया, और तंग होकर उसने बाप से कहा कि देखो मैं आज मंदिर जा रहा हूं भगवान का नाम लेने, आपके कहने से, और एक ही बार नाम लूंगा, फिर लौट के मेरे आने की प्रतीक्षा मत करना। उसका बाप समझा नहीं, लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, बेटा जा रहा है मंदिर, अच्छी बात है। बेटा गया, और उसने पूरी समग्रता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, रोए रोए से, रग रग से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से एकाग्र होके एक ही बार नाम लिया, राम का नाम एक ही बार लिया, और राम से मिल गया, और देह वहीं त्याग दी उसने। जब पिता को पता लगा तो उन्होंने कहा था बेटा वाकई सही कह रहा था कि प्रतीक्षा मत करना। तो आप देखिए, एक व्यक्ति जीवन भर घंटी बजा रहा है, माला फेर रहा है, अगरबत्ती कर रहा है, हासिल क्या है उससे? हासिल इसलिए नहीं है क्योंकि एकाग्रता नहीं है। जब वो माला फेर रहा है तो ध्यान माला में नहीं है, कहीं और है। यदि एकाग्रता होती तो ऐसा परिणाम सामने आने वाला नहीं था, और उसने केवल एक ही बार नाम लिया और परिणाम सामने है। ये अल्टीमेट उदाहरण है एकाग्रता का। तो हर समय इस बात का ख्याल रखना कि आप जब भी कोई टास्क हाथ में लेते हैं तो पूरे मनोयोग के साथ, पूरी ताकत के साथ उस पर आप लक्ष्य बांध के चलना, आपको सफलता निश्चित हासिल होगी। जैसा कि हरिचंदानी जी ने भी बताया कि हम में से जो बच्चे 73, 75, 78% लाए हैं, वो उन बच्चों को देखें जो 93% तक लाए हैं, उनकी संगत करें, उनसे मिलें, उनसे समझें कि कैसे पढ़ाई की जाती है, तो उन्हें पता लगेगा कि अध्ययन का तरीका क्या है। और एकमात्र तरीका ये, देखिए किताब तो वो की वही है, वही उन्होंने बताया भाई, उनके भी आंखें वो की वही हैं, उनके भी वैसा मुंह है, वैसा दिमाग है। फिर एक व्यक्ति 93 ला रहा है, एक 73, 75 पे अटका हुआ है। कारण क्या है? मनुष्य तो एक ही है, भगवान ने सबको बराबर बनाया, लेकिन क्योंकि उसने एकाग्रता के साथ अध्ययन किया है। एक बात। दूसरा, एकाग्रता से अध्ययन करेंगे उसका एक लाभ यह होगा कि आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे ना एकाग्रता से, वो पूरा का पूरा आपकी स्मृति में आ जाने वाला है। और यदि एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे तो आप भले 10 घंटे पढ़ते रहेंगे ना, और आपका ध्यान इधर उधर टीवी में, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे है, तो वो आपको अंदर ग्रहण नहीं कर पाओगे। एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है। इसी के साथ मैं एक आप वाली पीढ़ी को एक मेरा निवेदन यह है, आपको सारे जितने भी अपने शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, वो पढ़ने के लिए कहेंगे, निश्चित रूप से यही कहना चाहिए आपसे। लेकिन मैं उससे अलग एक बात कहना चाहता हूँ।
कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपको और कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। पढ़ाई के अतिरिक्त भी एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान देना थोड़ा बहुत, क्योंकि पढ़ाई से आप बहुत अच्छे मार्क्स तो ला सकते हो, आप अच्छी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर सकते हो, बड़े पदों पे पहुंच सकते हो, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है उसमें जो निखार आना चाहिए, वो व्यावहारिक जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उनको जानने से आ पाएगा। वो आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उससे नहीं आएगा। आज क्या वजह है कि पिछले कुछ सालों से, 10-20 सालों से राधे चोयल जी जैसे व्यक्ति, हालांकि राधे चोयल जी तो टोटली मतलब सेवा के भाव से स्पीच देने जाते हैं, आपका प्रोफेशन नहीं है, और प्रोफेशनल्स को मात करते हैं। क्या वजह है कि ये एक्स्ट्रा करिकुलम है। व्यक्तित्व के विकास के लिए लेक्चर सुनने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं उससे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है। यदि आपको आपका व्यक्तित्व का विकास हो रखा है, आपको जीवन की सच्चाई का पता है, धरातल की कड़वी सच्चाई का पता है, तो आप जब आईएएस बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, तो निश्चित रूप से आप बेहतर ढंग से चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। तो मेरा निवेदन यह है कि थोड़ा वक्त, 1 घंटा, आधा घंटा, आप व्हाट्सएप पे भी देखो ना, क्या है, इंटरनेट भी देखो, फेसबुक पे भी थोड़ा बहुत मित्रों से चैट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो एज है ना, बस यहाँ से आपकी इस एज के बाद में बहुत सारे मार्ग निकलते हैं, उसमें से एक मार्ग जो है वो ऊंचाई की ओर ले जाएगा, दूसरे मार्ग आपको गलत दिशा में जाएगा। ये प्लेटफॉर्म है, ये वो चौराया है, और इसीलिए आपको अभी इसी वक्त तय कर लेना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या, इस पढ़ने का मतलब क्या। आपको अपना कैरियर डिसाइड करना चाहिए, आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, अपने मन में देखना चाहिए कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं कि सफलता हासिल कर सकता हूं। आपके पेरेंट, आपके गुरुजन उतना ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे जितना कि आप आत्मविश्लेषण करके पता कर पाएंगे। और आपको अभी तय करना है, ये प्लेटफॉर्म है, अभी आपको तय कर लेना चाहिए कि मुझे अपने कैरियर के रूप में इस सेक्टर को, इस ट्रेड को चुनना है, और फिर पूरी जी जान से उस पर ताकत लगा देनी है, पूरी एनर्जी उसी में खर्च कर देनी है। मैं कुछ शेर भी मैं चुरा के लाया, मैंने कहा इससे रिलेटेड आपको शायद प्रेरणा दें। आपने सुने भी होंगे, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप देखिए कितनी बारीक बात कही है कि जिनके सपनों में जान होती है। सपना माने क्या? आज यदि आप हवाई जहाज को उड़ता हुआ देख रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए और उस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिए जिसने पहली बार सोचा कि क्या मनुष्य या मैं उड़ सकता हूं। यदि ये पहला ख्याल किसी व्यक्ति के मन में नहीं आता तो हवाई जहाज की खोज नहीं हो सकती थी। माने सपना था वो एक। तो हमें यदि कोई लक्ष्य हासिल करना है तो सपना बनाना पड़ेगा। सपना माने एक ताना बना, भविष्य का ताना बना, मुझे करना क्या। एक और सुनाऊं मैं आपको, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। हमारी ये मान्यता है कि भाई हाथ में लकीरें जो हैं उससे भविष्य पता लगता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जिनके हाथ नहीं उनका क्या होता होगा। इसका मतलब कर्म प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको परिणाम मिलेगा। इस सिलसिले में एक बहुत बहुत शानदार उक्ति मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा जीवन जो है ना, ये ताश के जो पत्ते होते हैं खेलते हैं हम लोग, उसकी तरह है। ताश के पत्तों की तरह ये लाइफ हमारी है। कैसे? जैसे 4 जने बैठे हैं, 3 जने बैठे हैं, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, ताश के पत्ते बट जाते हैं, फिर जिसके हिस्से में जो पत्ता आता है उससे वो खेलता है।
हम में से कुछ लोग यदि ये सोचें खेलते वक्त, काश मेरे को वो पत्ते मिले होते ना तो मैं ऐसा खेलता। लेकिन क्या ये संभव है? ताश के पत्ते तो बढ़ चुके हैं। आप देखिए, आपके जीवन में भी जो परिस्थितियां, जो हालात, आर्थिक आपका जो मापदंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो कुछ भी मिला है वो मिल चुका है। उसमें हेरफेर नहीं हो सकता, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। आपको उन्हीं परिस्थितियों में कितना बेहतर से बेहतर आगे बढ़ा जा सकता है, इस पे ध्यान देना होगा। तो हम यदि अफसोस मनाएं कि मुझे अच्छे पत्ते नहीं मिले, नहीं तो मैं ऐसा खेलता, नहीं, आपको जो पत्ते मिले हैं उनसे आप कितना बेहतर से बेहतर खेल सकते हैं। मज़ेदारी इसमें है, आपकी योग्यता इसमें। अच्छे पत्ते मिल गए होते किस्मत से और फिर यदि आप खेल लिए होते तो उसमें आपकी कहाँ योग्यता है? आपकी योग्यता इसमें है कि आपको अच्छे पत्ते नहीं मिले हैं, आपको अच्छे हालात नहीं मिले हैं। आपको हो सकता है कि आपका परिवार ऐसा हो कि आपको ट्यूशन के लिए पैसा नहीं मिलता हो सकता है आपको रेफरेंसेस बुक्स की समस्या आती हो, लेकिन उसके बावजूद यदि आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई आग है। और आप देखिए कि मेरिट में कई ऐसे बच्चे आते हैं जो गांवों की पृष्ठभूमि के होते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लालटेन की रोशनी में वो पढ़ते हैं, उनके पास कोई ट्यूशन की फैसिलिटी नहीं है, वो कहीं जो है अच्छी पुस्तकें हासिल नहीं कर पाते हैं, फिर भी मेरिट में आते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि वो पूरी एकाग्रता के साथ और ये जानते हुए कि भाई मेरे पास ये परिस्थिति है और मेरे को इसी परिस्थिति में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना है। एक बात इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समारोह, इस कार्यक्रम में पिछले 12 साल से साईं बाबा मंदिर का भी योगदान रहा है, तो मैं साईं बाबा को नमन करते हुए हम एक बात आपस में शेयर करते हैं। हम लोग मित्र लोग हैं, मैं कोई प्रेरक नहीं हूँ, मित्र हैं। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा साईं बाबा की जहाँ भी मूर्ति होती है तो श्रद्धा सबूरी ये लिखा होता है। क्या मतलब है उसका? श्रद्धा पक्की, विश्वास पक्का होना चाहिए, ईश्वर में पक्का विश्वास होना चाहिए, और दूसरा सब्र होना चाहिए। कैसे भी हालात हों विचलित नहीं होना, सब्र होना चाहिए। जितना आप सब्र रखेंगे ना उतना आप दूर तक जाएंगे। मेरे को इस बारे में कौन प्रकाश जी की एक बात याद आती है। आप कहते हैं कि आप तो हृदय राम जी के बहुत सन्निकट रहे, उनका आशीर्वाद रहा, तो कहते हैं इन्होंने उनसे सुना तो स्वामी जी कहते थे कि बेटा देखिए जो घड़ी की सुइयाँ हैं ना, ये आज 6:30 बजा रही हैं, तो ये हरदम 6:30 नहीं बजाएंगी, ये कभी 12 भी बजाएंगी। तो मन को हारना नहीं, वक्त का इंतजार करना। ये 12 भी बजाएंगी और फिर 6:30 भी बजा सकती हैं। इसलिए जब भी 12 बज रहा हो, घड़ी में सुइयाँ 12 बजे पे हों, ऊंचाई पे हों, अच्छा वक्त हो, तो हमसे जो अच्छा बन पड़े वो हम करें, समाज को दें, अपने परिवार को दें, अपने अजमेर शहर को दें, और जब बुरा वक्त हो तो सब्र करें। मैं समझता हूँ कि मैंने आपका काफ़ी समय, मैं हालांकि मेरे पास और बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है और हमें राजा चौहल जी को भी सुनना है, न केवल आपको सुनना है बल्कि मुझे भी सुनना है। एक बार मैं पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार करता हूँ कि आपने इतने सब्र से मुझे सुना। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, प्राय आज हम कंसंट्रेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, और कृपया कंसंट्रेशन तभी बन पाएगा कि आपके साथ जो अच्छे अच्छे मोबाइल हैं इनको कुछ समय के लिए बंद कर दें, नहीं तो आप तो कंसंट्रेट नहीं होंगे लेकिन हमारा भी मन उखड़ जाएगा। तो मेहरबानी करें, मेरे पे
थोड़ा सा आज ये एहसान कर दें कि मोबाइल को बंद करें। मैं अब निवेदन करूंगा मेरे भाई राधेश्याम जी चोयल। श्री राधेश्याम जी चोयल इस शहर के निवासी हैं, वैसे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी एमरी स्टोन बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन पढ़ाई में भी इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। शायद गवर्नमेंट कॉलेज की सारी डिग्रियां ले ली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लिखते रहे। वो आदत इनकी किताबों में परिवर्तित हो गई। हिंदुस्तान लेवल के पब्लिशर्स ने आपकी किताबें पब्लिश करी और वो किताबें एक नहीं अनेक किताबें हैं और जीवन दर्शन और अनेक विषयों पर कंसंट्रेट करने के तरीके समझाते हैं, क्लासेस लेते हैं और नए आधुनिक युग में आधुनिक उपकरणों से भी आपने व्यवस्थाएं बना रखी हैं। मैंने इनकी बहुत सी क्लासेस देखी हैं जो आधुनिक सिस्टम से ये यूनिवर्सिटी में जाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाकर कंसंट्रेट करने के फार्मूले बताते हैं। आजकल तो ये एक चलन हो गया, एक कमाई का साधन हो गया है। बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी इस लाइन में घुस गए और लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं और दे कुछ नहीं रहे, केवल वो 1 घंटा 2 घंटा आपको मोटिवेट करेंगे, बाकी सब जाके आप घर पे करो। टैबलेट हमने दे दी है, टैबलेट जेब में रखने से कुछ नहीं होगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। टैबलेट दे रहे हैं, टैबलेट जेब में रखने से कुछ नहीं होगा, टैबलेट आपको खानी है और उस टैबलेट देने के और खाने की विधि बताने के लाखों रुपए ले लेते हैं। तो उस प्रवृत्ति के कार्यों में राधे भैया अपनी सेवा देते हैं और मैं और हम सब भाग्यशाली हैं कि पिछले लंबे समय से हमारे मित्र मंडली में आप हैं और सहृदय यहाँ आकर समय देते हैं। मैं चोयल साहब से निवेदन करूँगा कि आप बच्चों से मुखातिब हैं। धन्यवाद हरिचंदानी जी और गिरधर तेजवानी जी, आपने बहुत तारीफ़ के पुल बांधे मेरे। अक्सर तारीफ़ करके स्पीकर की हाइप बनाई जाती है, जो आपने काफ़ी अच्छी बना दी, तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं मंच पर विराजित आज के इस प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हनुमान भाव और मंच पर विराजित शहर की गणमान्य विभूतियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सम्मुख आकर के अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं बोलने में बहुत इनफॉर्मल हूं, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल होकर के नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, तो मैं लच्छेदार भाषा में बात नहीं कर पाता। सीधे जिस भाषा से काम हो उस भाषा में बात करना पसंद करता हूं और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं किन्हीं 3 या 4 बच्चों को कहूँगा कि वो आगे आ जाएं। कोई भी 3 या 4 बच्चे आगे आ जाएं, आगे कुछ सीटें खाली हैं वहाँ बैठ जाएं। मैंने एक्चुअली आप लोगों को जो आगे बुलाया है ना, ये मेरी एक टास्क थी छोटी सी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप में से कितने लोग इनिशिएट कर पाते हैं, कितने लोग स्वयं को प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन हरिचंदानी जी ने उसको टास्क को प्रेशर बना दिया और एक फिर नई टास्क क्रिएट हो गई, जो मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि आप धक्का मारने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आपको किस्मत या ज़िंदगी जब आगे बुलाने के लिए न्योता देती है, तब हम में से हर कोई ये सोचता है कि पास वाला जाएगा। जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा कि आप में से, मैं इंडिकेट करके बोल सकता था कि पहले 3 लड़के यहाँ आके बैठ जाएं या कोई भी नाम लेके मैं आगे बुला सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपली एक बात कही कि आप में से कोई भी 3-4 लोग आकर के आगे बैठ जाएं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड ये कहता है कि वो 3-4 मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मैं स्वयं को कभी भी प्रस्तुत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आगे कैसे बैठ सकता हूँ। देखिए, जब हम इस चीज़ों को सोचते हैं, शब्द देने की कोशिश करते हैं, तो ये कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, ये बात आपके अवचेतन मन से चेतन मन में आ जाती है और शब्द बनते ही वो विचारणीय बन जाता है। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों ने किसी ने भी अपने मन में ऐसा नहीं सोचा होगा मैं आगे क्यों बैठूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं बैठे। मैंने जब आपको प्रस्तुत होने के लिए कहा तो आप में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मैं आगे आता हूँ।
तो देखिए ज़िंदगी का क्रम भी कुछ इसी तरीके से चलता है। जब कभी भी वो आवाज़ लगाती है तो वो सबसे पहले आगे बढ़ता है जो खुद को प्रस्तुत करता है, जो खुद को विजेता मानता है, जो खुद को लीडर मानता है और इनिशिएट करता है। जब कभी भी किसी परीक्षा की बात करता हूँ, IIT की बात कर लें, लाखों बच्चे बैठते हैं, कुछ हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं और कुछ हज़ार बच्चे उसमें से अच्छी एजुकेशन लेके बाहर जाते हैं। अभी कोटा में हम लोग सुन रहे हैं कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, बच्चे डाइवर्ट हो रहे हैं और वो लोग परेशान हैं, मेंटल एंजाइटी में हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मैं इस बात को इस तरीके से देखता हूँ कि क्या दुनिया IIT के बाद ख़त्म हो जाती है क्या? क्या जो बच्चे IIT में सेलेक्ट नहीं हुए क्या वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्या? दोस्तों, हजारों एग्जाम्पल्स हमारे सामने सोसाइटी में हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, समाज को बहुत कुछ दिया है, अपने आप को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने जो चाहा है ज़िंदगी में वो प्राप्त किया है। और ख़ास बात यह है कि वो ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ने में बहुत होशियार बच्चे थे। तो अब आप कहेंगे साहब हम तो सब पढ़ने में होशियार हैं, हम तो सब अच्छे सब्जेक्ट लेके यहाँ बैठे हैं। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है कि आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, जो इस बात का सूचक है कि आपके पास कंसंट्रेशन है। जैसा कि गिरधर तेजवानी जी ने कहा कि कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अगर प्रतिभाएं जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, तो इस बात से यह तो तय होता है कि वो दूसरों से कुछ ज़्यादा हैं। लेकिन आज का समय कुछ ज़्यादा से काम चलाने वाला नहीं है, हमको बहुत कुछ अलग करना पड़ता है। तो उस अलग में आप ये बात मान लीजिए कि केवल पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। ये बात भी गिरधर तेजवानी जी ने कही थी। मैं तैयारी से नहीं आया हूँ, आप तैयारी से आए थे और मेरी सारी बातें आपने कह दी, मेरे लिए बहुत कम छोड़ा है आपने। लेकिन क्योंकि आप लोग 12th के बच्चे, मैं आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, तो जो बातें मुझे आपसे करनी है उसमें बहुत सिंपल सी बात का मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ। एक विचार मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वो विचार ये है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं बन जाता हूँ। ये जो मैं है, ये जो है, ये कोई भी अपने आप को जो सोचता है, अगर कोई इस नियम को मानता है तो वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कितने भी बड़े पद को सुशोभित कर सकता है, कितनी भी पावर को एक्वायर कर सकता है, कितना भी पैसा, जितना भी पैसा वो चाहे उतना वो कमा सकता है। केवल और केवल इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने आप को मानता क्या है। एक प्रश्न अगर मैं आप लोगों से करूँ, एक तो मेरी आदत है मैं प्रश्न बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि उससे कम्युनिकेशन बना रहता है और मुझे आप लोगों के विचारों का पता लगता रहता है। आप में से कोई खड़ा होकर बताएगा, सिंपल इतना सा इंट्रोडक्शन अपना दे, अगर वो खुद से पूछे कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसके मन में क्या जवाब आता है? अब जब मैं अपनी नज़रें घुमाऊंगा, जिसकी तरफ देखूंगा उसकी नज़रें नीचे होती चली जाएगी या साइड में होती चली जाएगी, क्योंकि सब जानते हैं नज़रें मिलाने का मतलब है नंबर आना। ये छोटी सी एक साइकोलॉजिकल टास्क है। ये देखिए, मैंने 3 बार देखा, तीनों बार नज़रें झुका ली। तो ये जो नज़रें झुकाना है ना, ये एक्चुअली अपने आप से इंट्रोड्यूस नहीं होने का, अपने आप को नहीं पहचानने का सिम्टम है। अगर आप अपने आप से आंख मिला लेते हैं तो आप दुनिया में किसी से भी आंख मिला सकते हैं। कोई आपके सामने प्रधानमंत्री खड़ा हो, CM खड़ा हो, IAS खड़ा हो, IPS खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने आप से आंखें मिला लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को जानना। जनरल नॉलेज का युग है। गूगल में केवल टाइप कीजिए, सिंपल सा कोई सेंटेंस आपके पास सीरीज़ ऑफ नॉलेज सामने आ जाती है। लेकिन आप गूगल में ये टाइप करिए, मैं कौन हूँ, फिर आपको क्या जवाब आता है? आप अपने किसी दोस्त से पूछिए मैं क्या हूँ, फिर क्या जवाब आता है? और आप अपने आप से सवाल कीजिए मैं क्या हूँ, आपके पास क्या जवाब आता है? आप 12th के बच्चे हैं, समझदार हैं,
और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो आप इन तीनों जवाबों से ये आकलन तो लगा सकते हैं कि इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, इसका जवाब केवल मेरे पास है। और मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि आप में आइंस्टीन बैठा हुआ है, आप में अब्दुल कलाम बैठा हुआ है, आप में विवेकानंद बैठा हुआ है, आप में दुनिया की कोई भी विभूति हो वो विराजमान है। हम में से कितने लोग उस विभूति को जागृत कर पाते हैं, यह एकमात्र प्रश्न है। अब प्रश्न ये आता है कि उस विभूति को हम जागृत कैसे करेंगे, तो उसके बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। सबसे पहला नियम है अपने अवचेतन मन को जागृत करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना। और सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करने का जो मंत्र है, ये दुनिया गोल है। अगर हम लोग इसको ब्रह्मांड से देखें तो गोल है और सारी सृष्टि इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। कोई एक केंद्र बिंदु है जो सबको पकड़े हुए है, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी से जुड़े हुए हैं ना हम सब लोग। क्या लगता है आप लोगों को? मेरा प्रश्न आप लोगों से, तो हमें जवाब दीजिए। या किसी और चीज़ से जुड़े हुए हैं हम लोग? किससे जुड़े हुए हैं? ग्रेविटी से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर ग्रेविटी इस अर्थ से हट जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा? शायद जीवन नहीं होगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी हट गई तो जीवन विलुप्त हो जाएगा। तो यानी कि संसार में जीवन का जो आधार है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है आकर्षण। और इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, जितना भी ज्ञान बढ़ रहा है, ये सब आकर्षण की वजह से है। गिरधर तेजवानी जी ने कहा कि हवा में एरोप्लेन उड़ता है, धन्यवाद कीजिए उस आदमी ने जिसने इसको बनाया। वो आदमी आकर्षित हुआ विमान के प्रति, उसके मन में एक विचार आया, काश मैं चिड़िया की तरह उड़ पाऊँ। वो चिड़िया के उस उड़ पाने के गुण के प्रति आकर्षित हुआ। और जैसे ही आकर्षण बढ़ता है, सृष्टि का आकर्षण का नियम आप पर लागू हो जाता है। और जैसे ही आप ये सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, तो भी सिस्टम, प्रकृति आकर्षण के नियम पर आप पर लागू कर देती है। अगर आप संशय करते हैं कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो शर्तिया आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप इस बात से आकर्षित हैं कि मैं टॉप करूंगा, तो आप शर्तिया टॉप करेंगे। और ये सुनने में बड़ी किताबी सी लगती है ये बात, लेकिन ये बात बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। आप जो सोचते हैं या जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं, जाने और अनजाने में है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जानने और अनजाने को नहीं मानता, वो अंधेरे और उजाले को नहीं मानता, वो सही और गलत को नहीं मानता। सिंपल एक बात है, दिल चाहता है। ये जो दिल चाहता है ना, बस यही सिद्धांत है। अभी जैसे ही मैंने कहा दिल चाहता है, चेहरों पे हंसी आई और उनका दिल किसी और दिल से जुड़ गया। लेकिन मेरा मतलब उस दिल से जुड़ना नहीं है। आप किसके प्रति आकर्षित हैं, ये प्रति, इसको क्या नाम दिया जा सकता है? तो मेरा आप जैसे टेंडर माइंड से, सॉफ्ट हृदयों से केवल इतना कहना है कि वो प्रति जो है वो सबसे पहले स्वयं होना चाहिए। मैं स्वयं के प्रति आकर्षित होना चाहिए, उसके बाद फिर मैं दुनिया के प्रति आकर्षित हूँ। तो स्वयं के प्रति आकर्षित करने के लिए देखिए, सहजता से हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं जो सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छा ज्ञान हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, अच्छी सोसाइटी से हो, या उसमें कोई ऐसा कोई खास गुण हो जो मुझे आकर्षित करता है। एक अच्छा वक्ता, भले ही दिखता अच्छा नहीं हो लेकिन बोलता बहुत अच्छा है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, भले ही छोटी सी हाइट का है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसमें। यानी कि कोई एक ऐसा गुण जो उसकी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, तो मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूँ। तो मेरे पास क्या कारण है कि मैं स्वयं के प्रति आकर्षित हूँ? मेरे पास वो क्या गुण हैं जिसके लिए मैं अपने आप के प्रति आकर्षित हूँ? यानी कि मैं खुद से फॉल इन लव हो जाऊँ, मुझे खुद से प्यार हो जाए। ऐसे क्या गुण हैं? इन गुणों को खोजना ही मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। अगर आप इन गुणों को खोज लेते हैं, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता जो आप चाहते हैं उसको करने से। दिल चाहता है,
फिर इसके साथ एक चीज़ आती है, पापा चाहते हैं, मम्मी चाहती है, भैया चाहता है, फिर और बड़ा सोसाइटी चाहती है। इस सब तरह के चाहने में हम लोग इतने कंडीशन्ड कर दिए जाते हैं कि हम दिल चाहता है को भूल जाते हैं। फिर बस वही याद रखते हैं कि पापा क्या चाहते हैं, मम्मी क्या चाहती है, सोसाइटी क्या चाहती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पैसा कमाने की होड़ में, बल्कि बहुत सारे नहीं, सारे सभी लोग पैसा कमाने की होड़ में हैं। मैं भी उस होड़ का एक हिस्सा हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ। पर मैंने बहुत यात्राएं की हैं, पर मैंने ये देखा है कि पैसा कमाना ही केवल खुशी होने का या हैप्पीनेस होने का कोई कारण नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास खूब पैसा है, खूब बैंक बैलेंस है, बट दे आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो। तब जाके मन में ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस मिलती किस चीज़ से है, खुशी मिलती किस बात से है। मुझे अगर कंपेल किया गया, मेरी गर्दन पकड़ के मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे कंपेल किया जा रहा है कि यू हैव टू टॉप, यू हैव टू डू दिस, और मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो निसंदेह मैं टॉप करूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे उसमें खुशी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये काम मैंने दबाव में किया हुआ है। अगर मैं पैसा दबाव में कमा रहा हूँ, अगर मैं नाम दबाव में कमा रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई दबाव में कर रहा हूँ, अगर मैं टॉप दबाव में कर रहा हूँ, तो निसंदेह मुझे उस काम को करने में खुशी नहीं मिलने वाली है। लेकिन इसको उलट कर दो, अब जो मैं करता हूँ, मैं वो करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि जो दिल चाहता है वो पापा नहीं चाहते हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि जो दिल चाहता हो वो सोसाइटी नहीं चाहती हो। तो ये एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक सोच बिठा दी गई है कि हम जो चाहेंगे हम, लेकिन ये कहने में बहुत आसान है, ये प्रैक्टिकल में करना बहुत मुश्किल है। अपनी चाहत के प्रति दूसरों को आकर्षित करने के लिए उस चाहत में दूसरों की चाहत से ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे अभिभावक ये कहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, और मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, तो मुझे विचार करना चाहिए कि इंजीनियर बनने में बुराई क्या है। अगर मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, अपने करियर को एक एज ए इंजीनियर सोच लेता हूँ, तो हमारी टास्क एक हो गई। अब वही हो गया जो हमारे घर वाले चाहते हैं। लेकिन लाख समझाने के बाद भी मैं अगर अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है, लाख समझाने के बाद भी नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर शुरू होता है रिवेल, यहाँ पे शुरू होता है आंदोलन, यहाँ पे शुरू होती है क्रांति अपनों से लोगों के बीच में, यहाँ पे शुरू होता है विरोध। और जो काम विरोध और क्रांति आंदोलन के साथ किए जाएं, उनके सफलता होने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, बहुत सारे लोगों को मैंने पढ़ा, जाना, तो ये महसूस किया है कि उनके साथ, उनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटा जो वो नहीं चाहते कि उनके साथ घटे। और उसका सिद्धांत था आकर्षण का सिद्धांत, उसका कारण था आकर्षण का सिद्धांत, कि हम उन चीज़ों को उतना आकर्षित नहीं कर पाते जितना कि हम चाहते हैं उसको करना। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहूँगा कि देर और सवेर हमारी ज़िंदगी में वह घटता है जो हम चाहते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ प्रूव कर सकता हूँ, हज़ारों घटनाओं के साथ, हज़ारों व्यक्तियों के जीवन के दृष्टांतों के साथ इस बात को मैं प्रूव कर सकता हूँ कि हमारे जीवन में वही सब कुछ घटता है जो हम चाहते हैं। जाने अनजाने में जो हमारी सोच बनती है, जो हमारी तस्वीर बनती है, वही हमारे जीवन में कभी ना कभी बाहर आती है। सोचना सबसे सरल काम है, लगता है ना ऐसा? हम चाह कर के भी सोच को बंद नहीं कर सकते। जो प्रक्रिया सहज है, यानी कि सांस लेना जितना सहज है, आप सांस लेने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, शरीर अपने आप सांस लेता है, आप जिंदा रहते हैं। इसी प्रकार सोच सहज है, लेकिन जैसे ही सहज सोच को एक पॉइंट पर आने के लिए कहा जाए, दिमाग काम करना बंद कर देता है। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए अपने आप को
किसी कोई भी एक घटना बना लें। चलिए एक इमेजिन कीजिए कि आप अभी टर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं और टर्की के हालात से आप लोग मालूम है आपको टर्की में क्या हो रहा है, कुछ को पता है कुछ को पता नहीं है। तो जिनको पता नहीं है वो तो इसकी इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते, और जिनको पता है वो करना नहीं चाहेंगे क्योंकि हालात बहुत विकट हैं। और देखिए कि इमेजिनेशन करने में कोई पैसा नहीं लगता, केवल अपने दिमाग को फ्री छोड़ना पड़ता है, अपने ज्ञान को फ्री छोड़ना पड़ता है और इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। मैं बहुत इजी इमेजिनेशन देता हूँ आपको। चलिए आप अपने जीवन में वो बन गए हैं जो आप बनना चाहते हैं। इमेजिन करिए, एक या दो घटनाओं से ज़्यादा आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने कभी उस बारे में सोचा नहीं है कि जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसलिए आप वो इमेजिन नहीं करें। लोग, मैं खुद 20-20 हज़ार रुपये देता हूँ सेमिनार्स में जाने के। कई सेमिनार्स होते हैं जिनमें फ़ीस होती है 20 हज़ार रुपये, 3 घंटे 4 घंटे के सेमिनार अटेंड करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब मैं वहाँ से आता हूँ तो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। फिर मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने अपने दिमाग को फ्री छोड़ा होता तो ये चीज़ भी मैं सीख चुका होता। लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं होता, या हम अपने दूसरे कामों में इतने बिजी होते हैं कि हम अपने दिमाग को फ्री नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर बिना पैसे दिए कुछ सीखना है, बिना किसी के दबाव में आए कुछ सीखना है, तो बहुत आसान तरीका है, अपने दिमाग को फ्री छोड़ दीजिए। वो दुनिया के समस्त ज्ञान से आपको अवगत करा देगा आपकी कुर्सी पे बैठे बैठे। आपको ना गूगल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी मोटिवेटर की ज़रूरत पड़ेगी, बशर्ते आप अपने दिमाग को खुला रखना सीख जाएं। बकरा होता है, बकरी होती है, खूंटे से बांध दो उसको, तो उसका डेस्टिनेशन होता है, जितना लंबा उसका रस्सी ये होती है उतना उसका डेस्टिनेशन होता है, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता। तो हमारा दिमाग उस बकरे की तरह बंधा हुआ है किसी एक खूंटे से, और वो खूंटा क्या है? वो खूंटा है हमारी कंडीशनिंग। वो कंडीशनिंग क्या है? वो कंडीशनिंग है जो हमें हमारे अभिभावकों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे भाई ने, और सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों ने, इस कंडीशनिंग में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे दोस्तों का होता है। पुराने ज़माने में कहा करते थे कि दोस्ती बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, संगति बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि ये इस बात का परिणाम है कि आपकी रस्सी, उस खूंटे से बंधी हुई जो रस्सी है वो कितनी लंबी होगी, ये आपकी कंडीशनिंग तय करती है। आपकी कंडीशनिंग को मैं थोड़ा खोल देता हूँ मन से। कंडीशनिंग मतलब वो उन विचारों से जिनसे आप बचपन से लेके आप तक सुनते आए हैं, अवगत होते आए हैं, और उनको जाने अनजाने में विचार करते आए हैं उन विचारों के ऊपर। वो विचार आपकी कंडीशनिंग बन जाते हैं। इस कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए, उस खूंटे से रस्सी खोलने के लिए, जैसे आप खोलेंगे, आपके पास 5 दोस्त, 5 अभिभावक, 5 एनी नंबर आपके पास उनके विचार आएंगे और बोलेंगे ये क्या कर रहा है तू, ये काम हमारे परिवार में, हमारे समाज में किसी ने नहीं किया, ये क्या करने जा रहा है तू। और आप नहीं चाहते हुए भी वापस आके उस खूंटे से बंध जाएंगे, क्योंकि उस रस्सी को खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। ये सोचने के लिए कि मैं नहीं बंधूंगा खूंटे से, मैं नहीं सोचूंगा वैसा जैसा कि सब सोचते हैं, मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा। ये सोचते ही आपकी तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपको रास्ता खुद को बनाना है। पिता के द्वारा बनाए गए रास्ते पे, अभिभावकों के द्वारा बनाए गए रास्तों पे चलना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ये सोच लेते हैं कि नहीं मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तो आप एक चैलेंज अपने हाथ में लेते हैं। तो ये चैलेंज लेना मुश्किल है, पर ये सोच बनाना बहुत आसान है। तो पहला काम तो है सोचना। अगर आप अपने आप को बंधा हुआ बकरा, बकरी या पशु नहीं मानते हैं, अपने आप को एक जीता जानता पुरुष या इंसान मानते हैं, तो आप अपनी सोच को खुला छोड़ दीजिए। मेरी इस तरह की बातों से कई बार अभिभावक नाराज़ हो जाते हैं कि आप ये क्या सिखा रहे हो बच्चों को। मैं यही कहता हूँ उनसे कि आप अल्टीमेटली अपने बच्चों को सफल होने के लिए ट्यूशन्स भेजते हैं, सफल होने के लिए पढ़ाते हैं, उन पे हज़ारों रुपया खर्च करते हैं, उनको बहुत तरह की क्लासेस अटेंड करवाते हैं। आप चाहते हैं कि वो जीवन में सफल हों, लेकिन उस सफल में आप ये भूल जाते हैं कि ये भी थोड़ा सा चाहिए कि वो बच्चा खुश भी हो, उसको अच्छा फील हो, उसका हैप्पीनेस फैक्टर इम्प्रूव्ड हो। तो उसके लिए ज़रूरी है ज़िंदगी में वो काम किया जाए जो हम करना चाहते हैं।
जिस काम से हमें खुशी मिलती है। तो सीधा सिंपल सा ये थ्योरी है, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सीधी सिंपल सी थ्योरी है कि अपने दिमाग को खुला छोड़ा जाए और विचारों को केंद्रित किया जाए और जो सोच बने उसको फॉलो किया जाए। ये बात आप अच्छे से बिठा लीजिए दिमाग में कि आप उसी बात का परिणाम आज हैं जो आपने पहले सोचा था, और आप भविष्य में भी उसी बात का परिणाम होंगे जो आप आज सोचते हैं अपने बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और एक विचार मेरे मन में आया। व्यक्तिगत सी बात है लेकिन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि व्यक्तिगत बातों से चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। मैंने अपनी परेशानी शेयर की अपने साथियों से, अपने ऑफिस के लोगों से। उन्होंने क्या आपके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है? मेरे को द्वंद्व ये चल रहा है कि जब मैंने अपने प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत की, मैंने जो सपने देखे उनमें से अधिकांश सपने मैं पूरे कर चुका हूँ, और जो बचे हैं उनको मैं पूरा करने में तैयारी में लगा हुआ हूँ और मैं अपने आप को सक्षम पाता हूँ। अब मुझे दुख इस बात का है कि मैंने बड़ा क्यों नहीं सोचा, ये सपने इतने छोटे ही क्यों सोचे। ये बहुत गहराई और बहुत मर्म वाली बात है। ये कोई आदमी अगर 100 रुपये का व्यवसाय करता है तो वो बढ़ोतरी के सपने देखता है 110, 120, 130 या 200, हद मारो तो 300। लेकिन मैंने बात की 1000 की, मैंने बात की 10 गुने की। तब वो 10 गुना की बात सुन के सोसाइटी में या दोस्तों में या आपके एनवायरनमेंट में ये आवाज़ आती है, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया ही कर लेती। लेकिन पता नहीं क्यों मन में एक जुनून या मन में एक इच्छा, नहीं मेरे को तो इससे कम में काम नहीं चलेगा, मेरे को इतना तो करना ही है। और अब जबकि मैं उसके बहुत नज़दीक हूँ, मुझे मालूम है कि वो होने वाला है, और अब मैं अपने दिमाग को दौड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रयासपूर्वक। तो सच बता रहा हूँ आपको, व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ, उसको बड़ा करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ, सुकड़ के उसी जगह पे आ जाता है। ये प्रयास मैं बहुत मन से कर रहा हूँ कि मैं उस टास्क को बड़ा कर लूँ, लेकिन अब साथ में ये फील करता हूँ इस चीज़ को कि मेरे को ये बड़ा उसी वक्त कर लेना चाहिए था। तो आज मैं आप लोगों से ये मेरे उस व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि अपने साथ अनजस्टिस मत करना छोटा सोच के, और ये भी मत सोचना कि ये पूरा नहीं होगा। आप जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं, जितनी बड़ी से बड़ी इच्छा कर सकते हैं, वो करना। पूरी होगी या नहीं होगी में अपना ज्ञान मत लगाना, पूरी होगी या नहीं होगी में किसी की राय मत लेना, किसी की भी राय मत लेना। अंदर ही अंदर चाहना बस उस बात को, अंदर ही अंदर। और जितनी बड़ी, मतलब खुद को अविश्वास हो जाए, इतनी भी बड़ी बात, क्योंकि एक कंडीशन में विश्वास और अविश्वास एक हो जाते हैं। हम नारी और पुरुष अपने आप को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सृष्टि में जब शिव की बात की जाती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं। चलिए ये फिलॉसफी की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी पैमाना काम नहीं करता, एक जगह ऐसी होती है, और वो जगह है हमारा हृदय, वो जगह है हमारी आत्मा। जो आत्मा से विचार आते हैं, जो हृदय से विचार आते हैं, उनका कोई पैमाना नहीं है, बुद्धि का, बुद्धिमत्ता का, किसी भी सिस्टम का कि ये काम होगा या नहीं होगा। उस जगह को साक्षी मानते हुए अपने आप को फ्री छोड़ देना। मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि केवल आपको कुछ नहीं करना, अपने दिमाग को फ्री छोड़ देना है, और जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, उसको बड़े से बड़ा करके, बड़े से बड़ा करके सोचिए। आप उसको 2 बार 4 बार सोचेंगे, आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन चालू होगा। आप एक घटना को बार बार सोचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कोई ये मानता है या सोचता है कि मैं छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करूँ, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा छोटे के बीच का, कि मैं अमेरिका की किसी बड़ी स्टेट का मेयर बनूंगा।
मैं अजमेर, राजस्थान इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के किसी स्टेट का। एक बड़ा टास्क हो सकता है। अभी अगर मैं ये बात सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, देखिए मेरे पास तो अभी अमेरिका जाने का वीज़ा भी नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया ठीक रहेगा क्या? नहीं, न्यू जर्सी ठीक है, ये मेरी इमेजिनेशन है। मुझे लगता है ठीक है, बोस्टन ठीक है, सिटी है बोस्टन ठीक रहेगा। अभी मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, लेकिन अगर इस बात को मैं सोचता हूँ मुझे बोस्टन का मेयर बनना है, आज ये तय हो गया कि मुझे बोस्टन का मेयर बनना है। अब मैं इसको कितनी बार सोच पाता हूँ, यहाँ से मैं नीचे गया, ये बात ख़त्म हो गई, मैं बोस्टन का मेयर बनना चाहता हूँ तो ख़त्म हो गई, बात ख़त्म, क्योंकि सोचा और ख़त्म। लेकिन अगर ये बात मुझे महीनों तक याद रहती है, मैं बोस्टन का मेयर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रकृति पात्रता ढूंढती है और लगती नहीं यार ये आदमी माला जपता है इस बात की कि ये बोस्टन का मेयर बनना चाहता है। प्रकृति अपना काम शुरू करती है, वो सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार डालती है और उन विचारों को फॉलो करता हूँ मैं, और उन विचारों को फॉलो करते करते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। बहुत छोटी छोटी घटनाओं से मैं ये साबित कर सकता हूँ कि असंभव सी सोची हुई बात आप पूरी कर सकते हैं सोचने मात्र से, चाहने मात्र से। ये कहने से मुझे एक घटना याद आई जो असंभव सी दिखती है और मेरे जीवन से जुड़ी हुई है। 5 मिनट का समय और मैं सुनाना चाहूँगा उस घटना को। मैं एक ग्रेन कॉन्फ्रेंस में गया था इथोपिया में। अफ्रीकन यूनियन ने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें अफ्रीका के 54 कंट्रीज़ के मिनिस्टर लेवल के लोग उसमें थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरीज लेवल के लोग उसमें थे, और उसमें कुछ ऑडियंसेस भी थे। ऑडियंसेस भी उसी लेवल की थी, मतलब उसमें आम लोग नहीं थे। बहुत ही ख़ास लोगों के लिए वो कॉन्फ्रेंस थी। और कोइंसिडेंटली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह की घटनाओं से जुड़ा रहूँ, तो प्रकृति आपको उस तरह के मौके देती है। तो मुझे भी उस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैं, एक मैगज़ीन है इंटरनेशनल, उसमें अपने कुछ आर्टिकल मैंने प्रकाशित करवाए थे। तो मैं भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में आ गया, क्योंकि मेरे वो गोल अगेन वो जो आर्टिकल्स उन इंटरनेशनल मैगजीन्स में प्रकाशित होना मेरा कोई प्रयास नहीं है, केवल सोच, केवल चाहना था उसमें, और वो भी प्रकाशित हो गए। उससे जनरेट हुआ इथोपिया का ये ग्रेन कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया। मैं और मेरा भांजा वहाँ पे गए। इतना बढ़िया ऑडिटोरियम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम। जब सभाएं चल रही थी तो मैंने कहा अनिरुद्ध को, मेरा भांजा है, कि जब शाम को ये सब लोग चले जाएंगे ना, तो इसके पोडियम पे जाके फ़ोटो खिंचवानी है, बहुत खूबसूरत स्टेज है। सब लोग गए, 3 दिन का था। पहले दिन सब लोग निकले बाहर, और मैं जाकर के उस पोडियम पे ऐसे खड़ा हुआ। पीछे अफ्रीकन यूनियन का बड़ा सा फ्लैग था, बहुत बड़ा लोगो था। मतलब कुल मिला के सेल्फी लेने के लिए या फ़ोटो लेने के लिए, फेसबुक पे शेयर करने के लिए बिल्कुल अच्छी जगह थी वो। फ़ोटो खिंचवाई, और जैसे ही वो सीधा हुआ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, दिमाग में एक विचार आया। विचार आता है, अरे यहाँ से मैं बोलूँ तो कितना मज़ा है। केवल एक विचार आता है कि यहाँ से मैं बोलूँ तो कितना मज़ा है। अब देखिए, ये विचार अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आपको महीनों पहले अपना पेपर पास करवाना पड़ता है। बिना पेपर पास करवाए आप क्या बोलेंगे, बिना इसको अप्रूव कराए आप बोल नहीं सकते। मतलब वहाँ हर कोई नहीं बोल सकता। वहाँ पे कमेटी होती है जो ये तय करती है कि ये आदमी बोलने लायक भी है या नहीं है, या जिस सब्जेक्ट पे बोलने वाला है वो ये बोल सकता है या नहीं बोल सकता, या वो रिलेवेंट भी है या नहीं है। तो मेरा कोई पेपर प्रेजेंटेशन तो था नहीं, मेरा तो केवल एक मन में विचार आया। अब देखिए, ये विचार आया, और अगर मैं अपने आप को ये समझा लेता हूँ पागल हो गया क्या, ये पॉसिबल नहीं है, तो वो विचार उसी वक्त आया, और उसी वक्त मैंने उसके ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन रखा और वो वहीं पर ठंडा हो गया। लेकिन मेरे साथ ये मेरी आदत है कि मैं अपने आइडियाज़ को मरने नहीं देता, बूस्ट करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होने का मलाल होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
मैंने बूस्ट किया अपने आइडिया को और कहा वाकई मज़ा तो आया अगर यहाँ बोले। और ख़ास बात यह है कि आपके मन में जब कभी भी इस तरह के पागलपन भरे विचार आएँ, आप शेयर कर लीजिए किसी से। अब अगला तय करेगा कि आपका वो विचार पुष्ट होगा या वहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने अनिरुद्ध को बोला, अनिरुद्ध यार फ़ोटो खिंचवाई, मन में ऐसा लग रहा था झूठी झूठी सी फ़ोटो है, इस फ़ोटो को मैं शेयर करूँगा तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि आई वॉज नॉट स्पीकर, लेकिन यार मन तो जानता है ना कि झूठी फ़ोटो है। यार इच्छा है बोलने की, तो उसका पहला ही तपाक से जवाब था, आप बोलोगे क्या? मैंने कहा इसका मतलब तू मानता कि अपन बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे ये सेकेंडरी विषय है। यानी कि तेरा सबकॉन्शियस माइंड ये मानता है कि यहाँ बोला जा सकता है। विचार पुष्ट हो गया, इच्छा जागृत हो गई, रोम रोम रोमांचित हो गया, मन में लगने लग गया कि नहीं अब तो बोलना है। कैसे पॉसिबल है यार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अफ्रीकन यूनियन की, विदाउट पेपर अप्रूवल हाउ कैन यू स्पीक? नहीं बोल पाओ, लेकिन बस मन है कि, दिल है कि चाहता है, मन है कि इच्छा कर रहा है कि मैं यहाँ से बोलूँ, तो फिर क्यों मन में रखूँ? चलो ऑर्गेनाइजर से मिलते हैं। अब यहाँ पर काम आती है आपकी इंटेलिजेंस। देखिए, इच्छाओं के साथ साथ कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। मैंने उनका ब्रोशर लिया, उस ब्रोशर को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उनसे मिला कि सर आप लोग अफ्रीकन यूनियन के लोग हैं और आपने पूरी दुनिया को इनवाइट किया हुआ है और इसमें सारे स्पीकर यूरोप से हैं, और इसके अंदर ऑर्गेनिक मिलिंग और स्टोन मिलिंग नहीं है जो कि अफ्रीकन्स की मेन टेक्नोलॉजी है। ये आपको यूरोपियंस आकर के केवल यूरोपियन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, आपकी खुद की टेक्नोलॉजी कहाँ है? बोला हाँ दैट इज़ मिसिंग। दैट इज़ नॉट मिसिंग, आई कैन प्रोड्यूस, मैं बता सकता हूँ उसके ऊपर, बिकॉज इंडिया और अफ्रीका की रहन सहन तकरीबन एक जैसा है, तो ऑर्गेनिक मिलिंग पर मैं पेपर प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आपको ये पेपर लाना चाहिए। बोला हाउ इट इज़ पॉसिबल, वी आर गोइंग थ्रू। मैं कहा वो आप देखिए सर, लेकिन टॉपिक रिलेवेंट है। उसने कहा लेट्स सी। मेरे लिए तो इतना भी बहुत था कि उसने माना कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा मैं आपसे कब मिलूँ दोबारा? बोले कि अभी डिनर के बाद आप मुझसे बात कीजिए, मैं ऑर्गेनाइजर्स के जो कुछ लोग हैं उनसे बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 7:30 बजे मैं फिर मिला उनसे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप अपना प्रेजेंटेशन मुझे रात में भेज सकते हैं तो मैं सुबह रिवाइव कर लूँ उसको? मैंने कहा श्योर। मुझे पता है कि अब मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। मैंने करीब 3:40 पे उनको अपना पीपीटी मेल कर दिया, और ख़ास बात आप देखिए कि सुबह 6 समथिंग पे उसने देख भी लिया, क्योंकि जब आप चाहते हैं तो प्रकृति आपके साथ उस काम को करने में जुट जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मेरा रोम रोम उस इच्छा को करने लग गया, मेरा मन चाहने लग गया, मैं रोमांचित हो गया उस इच्छा को करने के बाद। मुझे बोलना है यहाँ से। सुबह मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि योर पीपीटी इज़ वेरी फाइन, वेरी रिलेवेंट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अकोमोडेट यू। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समय दे पाऊँ। दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, आज और कल 2 दिन का समय है, आप देख लीजिएगा। सेम डे मेरा नंबर नहीं आया। उसने शाम होते, मिस्टर चुएल सॉरी वी कुडंट फाइंड एनी स्पेस फॉर यू बट आई कीप ऑन ट्राइंग। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, देख लीजिए। अब मेरा प्रयास पूरा हो चुका था, अब प्रयास करना था प्रकृति को। पर पता नहीं क्यों, इसका कोई कारण नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को विश्वास था मन में कि यार मैं बोलूँगा तो सही, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो इच्छा कर ली है, हर एक को बिल्कुल पिन पॉइंट टाइम है। अगर कोई एक्सेस टाइम लेता है तो दूसरे के टाइम में इंटरवेन करता है। तो कुल मिलाकर के जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता था वो बस यूँ करता था जो ऑर्गेनाइजर, हाँ मैं देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चला तो नहीं रहा है ये, मतलब ये अंगूठा उंगूठा दिखा करके एंड में अंगूठा तो नहीं दिखा देगा। पर फिर भी ये फील नहीं आया कि ये अंगूठा दिखाएगा, मन में फील आया नहीं यार होगा। और जैसे ही 4 बजे के आसपास उन्होंने मुझे नाम लिया, मिस्टर चुएल फ्रॉम इंडिया विल डिस्कोर्स ऑन ऑर्गेनिक मिलिंग,
जाते जाते मैं अपना पीपीटी का प्रेजेंटेशन उसको दिया, बोला नहीं वी हैव, आपने हमको कल ईमेल से भेजा था। और जैसे ही मैं गया, बड़ी सी स्क्रीन पे 50 फीट बाय 60 फीट की स्क्रीन के ऊपर जैसे ही वो फ्लश हुआ, देखा उसको, आप कल्पना नहीं कर सकते उस वक्त मेरे शरीर का तापमान, मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन और क्या उसकी हालत होंगी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं अपने आप को स्पीकर मानता हूँ, लगता है हाँ नहीं ठीक है बोल देंगे, कहीं भी बोल देंगे, जैसा मैंने अपने भांजे हाँ बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं बोल देंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचा और जैसे ही हाथ रखे तो मैंने कंपन महसूस किया अपने पाँव में, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो मैं चाहता था। यहाँ से ऐसे ही हाथ रख के मैं बोलूँ और मेरी फ़ोटो खींचे, और पीछे बड़ी सारी स्क्रीन पे, जो कि पहले वाली फ़ोटो में बंद थी, इसमें वो स्क्रीन चालू और वहाँ पर मैं जो बोलने वाला हूँ उसका पीपीटी सामने है। इसके रोमांच को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तय किया जा सकता है कि आप चाहते हैं तो इम्पॉसिबल से दिखने वाली चीज़। देखिए, ये आप लोग शायद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के प्रोसीजर्स को नहीं जानते हैं, और वो भी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के प्रोसीजर को नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो इस बात से पूरी तरीके से सहमत होंगे कि इट इज़ जस्ट या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सेम डे आप स्पीकर नहीं बन सकते, वो भी किन के सामने? अफ्रीकन यूनियंस के, उन कंट्रीज़ के प्रीमियर मिनिस्टर्स लोगों के सामने। और वो मौका मुझे मिला। आज वो मेरी ज़िंदगी का एक अचीवमेंट है। और कैसे मिला? एक थॉट से। कैसे मिला? उस थॉट को पुष्ट करने से। तो ज़िंदगी में मैंने उससे पहले कभी भी नहीं चाहा था या कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बोलूँगा, लेकिन थॉट आया। अब इसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं कहीं भी बोल सकता हूँ, मैं अपने इन्विटेशंस भेजूँगा, अब मैं खुद आगे से बढ़ के पार्टिसिपेट करूँगा। यानी कि एक एरिना खुल गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बोलने का, वो मादा या वो साहस पैदा हो गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बोलने का। और ये सब शुरू हुआ केवल एक थॉट से। तो जाते से पहले केवल अब एक विनम्र निवेदन मेरा आपसे यही है, अपने उस खूंटे को छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए और सोचिए, भरपूर सोचिए। जब सोच इच्छा बन जाएगी वो पूरी हो जाएगी, इच्छा बन जाएगी तो वो पूरी हो जाएगी। बस इस बात को ध्यान में रख लीजिए, आपकी सोच जब इच्छा बन जाएगी वो पूरी हो जाएगी। और जो काम करिए खुशी से करिए। पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़िए, दबाव में मत पढ़िए। कम नंबर आते हैं कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, हज़ारों जीवने ऐसी पढ़ी है जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन खुश थे अपने आप से। परिस्थितियाँ उनकी संघर्षमय थी, लेकिन अपने आप से खुश थे। तो अपने आप से खुश रहना, अपनी हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, पराठा गर्म से ठंडा हो गया, पराठे में बटर कम लग गया, दुखी हो गए। मतलब कितना छोटा सोच है उनकी। दूध ठंडा हो गया, दूध मीठा हो गया। अब उनको उन संघर्ष का पता ही नहीं है जो ज़िंदगी में लोग करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों में दुख ढूंढना ये एक आम फितरत होती है। ये छोटी छोटी घटनाओं में अपने आप को लाचार बना के प्रस्तुत कर देना, ये एक आदत होती है। इस आदत को छोड़ने की कोशिश करिए। हर चीज़ में खुशी विद्यमान है, हर चीज़ में। उस खुशी को ढूंढिए हर चीज़ में। आप खाना खाते हैं, 2 चीज़ अच्छी नहीं बनी, 2 चीज़ अच्छी भी बनी होती है। कोई फंक्शन होता है, 2 चीज़ें ख़राब हो जाती है, 10 चीज़ें अच्छी भी होती है। बनिए हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढने वाला। लोगों को देखा है मैंने, लोग शादी में जाते हैं, यार सब कुछ तो बहुत बढ़िया था पर डेकोरेशन अच्छा नहीं था। भाई तेरे को क्या मतलब है डेकोरेशन अच्छा था कि नहीं था? नहीं लगा तो नहीं लगा, खाना खाया अच्छा लगा, खा और घर जा। हम किन में हैं? देखिए, ये जितने भी बुद्धिमान लोग हैं जो हर चीज़ में कमी ढूंढ लेते हैं, सो कॉल्ड बुद्धिमान, ये ज़िंदगी भर ऐसे ही बुद्धिमान रहते हैं। इनका काम केवल दूसरों की कमियां निकालना ही रह जाता है, और जो कमियां नहीं निकालते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें सकारात्मक दृष्टिकोण से, एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से समझ में आती है। कोई भी फंक्शन हो, 4 अच्छी चीज़ें होती हैं, 2 कम पसंद वाली चीज़ें होती हैं। आप कम पसंद वाली चीज़ों को चुनते हैं, 2 कम पसंद वाली चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू हो जाता है। आप शिकायत करते हैं 4, 8 शिकायतें आपका
वेट कर रही होती हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप खुश होते हैं, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक कॉम्प्लीमेंट आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए कि जो आप कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, ये कई गुना होकर के आपके पास लौटने वाला है अट्रैक्शन के नियम के तहत। इसको तहत सोचिए, विचारों को उन्मुक्त रखिए, जीवन में सफल होइए, खुश होइए, अपने अभिभावकों का नाम बढ़ाइए, अजमेर का नाम बढ़ाइए, राष्ट्र का नाम बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, चोयल साहब ने आपको खुद से मिलवाया है। मैं हरि हूं तो हरि को हरि से ही मिलवाया है। ये नहीं कहा कि हरि तू देख तो राम क्या है। तो आप जो भी आज यहां से देख के जा रहे हो, सुन के जा रहे हो, या तो यहीं छोड़ जाना, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ बनना है तो घर ले जाना, आत्मचिंतन करना, और कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो स्वामी गुरु से ज़रूर संपर्क करना। यह थ्योरेटिकल चीज़ें हम नहीं दे रहे हैं, हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं। कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी तो उसका भी हल ढूंढेंगे। इन्होंने कोई किताबी चीज़ें नहीं बताई, बड़ी प्रैक्टिकल बताई और खुद के साथ घटित चीज़ को बताया। तो आप बनना तो सीखो, खुद को कुछ बनाना तो सीखो। कलेक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोच कलेक्टर से ऊपर रखो। मेन मोटो ये था। अब इन जीवन विषयों से हटकर हमें आध्यात्मिक गुरु महंत हनुमान जी से भी परिचित होना है। मैं महंत जी से निवेदन करूंगा कि इन कोमल फूलों से, इन सुंदर बच्चों से आप भी परिचित हों और आपको भी आशीर्वाद दें। महंत हनुमान बाबू, आप ही हैं। महानुभावों को नमन इसीलिए किया क्योंकि मैं भी कभी आपकी कतार में बैठा हुआ था। उस कतार से आगे बढ़ते बढ़ते गुरु की शरण में आया और गुरु की शरण से उस परम सत्ता को जाना। जैसे गिरधर जी ने कहा कि एकाग्रता, एकाग्रता के साथ हमारे शास्त्रों में एक और भी कुछ कहा गया है। एकाग्रता के साथ सावधानी बहुत जरूरी है। अब सावधानी कैसे? एकाग्र तो हो जाते हैं लेकिन हम सावधान नहीं रह पाते। इसलिए एकाग्रता के साथ एक शब्द और मिला लें, सावधान। सावधानी से मतलब जिस लक्ष्य के लिए हम एकाग्र हो रहे हैं, अपने आप को सावधान रखना। दूसरा, भाई साहब ने आपको बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरिकल हैं और भाई साहब ने आपको थ्योरिकल के साथ प्रैक्टिकल का भी एक गुण दिया, क्योंकि सिर्फ थ्योरिकल से कुछ नहीं होता, उसके साथ प्रैक्टिकल होना चाहिए। सपने आप देखते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, जैसे इन्होंने किया। तीसरी बात बताई कि स्वयं को जानना।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने स्वयं को नहीं जाना वो जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकता। अब जैसे मैं कहूं मेरा नाम महाराज जी ने हनुमान रखा, ठीक है, आपका भी जो रखा होगा, तो हनुमान को नहीं जानना है, हनुमान की शक्तियों को जानना है। आपके अंदर क्या गुण है उसको पहचानना है। नाम तो ऐसे बहुत होंगे, और उस स्वयं को जानने के लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा। कैसे? हमारे महाराज जी कहते थे कि नहीं जन्मिए गुणवंत, जन्मिए तो भागवंत, भागवंत के दर पर पड़े रहे गुणवंत। गुणवान तो बहुत है लोग, लेकिन भाग्य भी तो साथ दे। हाँ, अब भाग्य कैसे साथ देगा? बहुत से लोग प्रयास तो करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। और उस सफलता को पाने के लिए, जैसे भाई साहब ने आपको कहा, स्वयं को जानना है, उसको आपको जानना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 24 घंटों में से सिर्फ आप 10 मिनट भी या 15, जो भी आपको लगे, 10-15 मिनट के लिए सिर्फ आप अपने से, जैसे कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं सत्संग कहते हैं या कुछ प्रवचन करते हैं, तो सिर्फ आप अपने से बात कीजिए। जैसे कहा ना, हम अपने को जानेंगे, ऐसे जानेंगे। और जब आप अपने से वार्तालाप करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वार्तालाप कैसे करेंगे? ऐसे बोलते रहेंगे, लोग कहेंगे पागल है। बोलना नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है ना, उससे बात करना है। और उसके लिए एकांत, एकाग्रता वो चाहिए होती है। और आजकल के बच्चे तो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि बीकॉम फाइनल तो मैं भी पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे को इस पढ़ाई की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं कॉलेज भी जाता था तो 12वीं में मेरे 60% आए थे, पढ़ा किसने था मालूम नहीं। लेकिन वो तो जीवन की पढ़ाई हुई, लेकिन जीवन का ऐसा भी एक दौर आता है जो जीवन की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ता है। अब आपने मंजिल तो पा ली, मानो आप कुछ बन गए, लेकिन इसके आगे आप अपने जो आगे की पीढ़ी आएगी उसके भविष्य को बनाएंगे। तो अपने भविष्य को पहले स्वयं को उज्जवल बनवाइए, फिर आप अपने आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे सकेंगे। इसलिए साधन तो हम लोगों के पास पहले नहीं थे। हम तो 2 रुपए के स्कूल की फीस पढ़ के और कॉलेज की फीस 150 रुपए पढ़ के पास हुए थे। आज आप लोगों को साधन बहुत है, लेकिन आप पहले की पढ़ाई वाले देखिए और आज की देखिए, बहुत फर्क है। पहले के लोग पढ़ाई के साथ अनुभव भी रखते थे। इसीलिए एक बात और कहूंगा
हमारे महाराज जी के पास एक बात इन्होंने कही, गिरधर जी ने, कि श्रद्धा और सबूरी। तो हमारे महाराज जी के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। अब मोदी जी आए तो उनको 1 घंटा तो बैठा दिया, जैसे भाई साहब ने कैसे आपसे परीक्षा ली, आपको पता नहीं चला कि वो क्यों कह रहे हैं। पता चला आपको? भाई आप आगे आ जाइए। अब ये कौन करता है? एक छोटी सी 2 मिनट में कहानी बताऊं। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आई भगवान के पास, बोली हम तो दोनों आपकी पत्नियां हैं, अब आप फैसला करो कि कौन सी अच्छी है। अब भगवान बोला लक्ष्मी को बोलूंगा तो दरिद्रता आ जाएगी, और दरिद्रता को आगे करूंगा तो लक्ष्मी चली जाएगी। और संसार में ऐसा ही होता है, एक को खुश करो तो दूसरा बोले भाई देखो मैं तो इसका फैसला नहीं कर सकता, तो क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए बराबर ही हो। बोले राजा विक्रमाजीत है उज्जैन नगरी में, वो धर्मात्मा राजा है और वो न्याय जरूर करेगा। बोले ठीक है चलो। अब वो न्याय भी कैसे कर सकता था? उसके ऊपर ईश्वर की कृपा थी। दोनों सभा में आए, बैठे राजा के सामने, ये विक्रमाजीत के सामने, क्योंकि आपने तो सुना होगा ना सिंहासन 32। उसके बाद राजा भोज ने बहुत प्रयास किया कि सिंहासन पर बैठे, पर कोई नहीं बैठ पाता। तो जीवन का सिंहासन भी ऐसा है, अगर राजा विक्रमाजीत की तरह बुद्धिमान बने। 3 लोग होते हैं, एक चतुर होते हैं, एक पहला नंबर में चालाक आते हैं, दूसरे में चतुर आते हैं, तीसरे में बुद्धिमान आते हैं। बुद्धिमानों में जो ये बताया, स्वयं को जानना, सावधानी से एकाग्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सब्र जीवन में हो, तो वो ही प्राप्त कर सकता है। तो राजा विक्रमाजीत के पास बोले भाई आप फैसला करो। वो भी थोड़ा संकोच में पड़ गया कि किसको नाराज करूं, मेरे राज्य में तो सब सुखी है। बोले ठीक है माताजी मैं फैसला करता हूं, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी, यहां से जाके फिर वापस आना होगा। बोले ठीक है। पहले लक्ष्मी गई, फिर वापस आई, फिर दरिद्रता गई, फिर वापस आई। बोले भाई अब फैसला दो। बोले माता लक्ष्मी को बोले माता जी आप आते हुए तो इतनी सुंदर लग रही थी कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और दरिद्रता को बोले माताजी आप जाते हुए इतनी सुंदर लग रही थी कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये जो बुद्धिमानी है वो स्वयं को जानने से आती है। और बच्चों कुछ समय, जैसे बताया ना माननीय मोदी जी को 1 घंटा बैठा दिया गया, तब वो गुजरात के सीएम थे। और मेरे महाराज एक तो साधारण वेश में रहने वाले एक संत थे, लेकिन उसने संग किया था ऐसे लोगों का, क्योंकि उनको जानकारी थी और पद पर रहते हुए उनके पास सब्र था। फिर जो उनको आशीर्वाद मिला आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों आप भी वो सब्र, विश्वास और स्वयं को जानने की कोशिश करके कुछ समय
अपने एकांत में बैठकर स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे तो एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य साध्य कहें, मंजिल कहें, वो प्राप्त कर लेंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की। इस गुड़िया ने हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में 90% मार्क्स लिए हैं। दर्पण आसवानी, कृपया थोड़ी फुर्ती बनाए रखें। तालियां बंद करेंगे तो मेरा मन दुख जाएगा। रेणुका गंगवानी, पायल चैनानी, इंग्लिश के अंदर 84% लाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हर्षित वाधवानी, संत्या चौधरी, हिंदी में 83%, होम साइंस में 82%। यह बच्ची अराई, छोटे से कस्बे से आई है, अराई से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कोमल कुमावत, रोहित भाटिया, पूनम मीना, इकोनॉमिक्स में टफ सब्जेक्ट में 87%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वर्षा भाटिया, हिंदी में 91%, टाइपिंग में 90%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। संकेत पारिक, हिंदी में 83%, केमिस्ट्री में 82%। तालियां कम हो गई, थक गए आप लोग। आरजू राठौड़, राहुल पमनानी, प्राची चौरसिया, राहुल पमनानी। आपकी टाइपिंग में मोर देन 90% है, हिंदी में 80% है। प्राची चौरसिया, ममता वैष्णव, हिंदी के अंदर 86% डिस्टिंक्शन मार्क्स है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। खुशबू बागड़ी, गरिमा केसवानी, इन्फो प्रैक्टिस में 91%। नेहा सैनी, गणेश चंद, आप छोटे से गांव खातौली से आए हैं, इनका जोरदार स्वागत करें। ड्राइंग के अंदर 93% है। एक बार पुनः तालियां बजा के स्वागत करें।
धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अभी चंदानी जी से और उनके साथ आए साथी नाथानी जी से, और 85% है। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। दिव्यम विजय, दिव्यम विजय केमिस्ट्री में 90%। खुशबू जादम, खुशबू जादम, खुशबू जादम, हिमांशु फुलवानी, हिमांशु फुलवानी 83%, बायोलॉजी में 82%, इंग्लिश में। जोरदार तालियों से स्वागत करें। गौरव राडिया, गौरव राडिया आपकी 2 सब्जेक्ट में 83% है, इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अजय गुजर, अजय गुजर आप खातौली छोटे से गांव आए हैं। 99% हिस्ट्री में, अनबिलीवेबल। ये तो पृथ्वीराज चौहान को पूरा अच्छी तरह जानते होंगे। 99% हिस्ट्री में। एक बार पुनः तालियां बजा के स्वागत करें। वर्षा गंगवानी, वर्षा गंगवानी इसने अपनी मातृभाषा 91% सिंधी में लिया है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जितेंद्र मनवानी, जितेंद्र मनवानी आपने अकाउंटेंसी में 86% लिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अंजलि कलवानी, अंजलि कलवानी इंग्लिश में 81%, अकाउंटेंसी में 80%। अंजलि भंडारी, अंजलि भंडारी, अंजलि भंडारी, अनीता राजेश कुमार, अंजलि भंडारी आपने ड्राइंग में 91% लिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अनीता राजेश, अनीता, अनीता राजेश कुमार मातृभाषा सिंधी में 92%। अक्षिता महेश्वरी, अक्षिता महेश्वरी, अक्षिता महेश्वरी, रेणुका मदनानी, रेणुका मदनानी आपने इंग्लिश टाइपिंग में 90% मार्क्स लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूजा सोलंकी, पूजा सोलंकी इकोनॉमिक्स में 88%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 88% इकोनॉमिक्स में। अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा आपने इंग्लिश में और फिजिक्स में 84% लिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। संतोष गुजर, कुमारी संतोष गुजर अनुश्री सोनी, हिंदी में आपने हिंदी में 88% लिए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। निशा चंदनानी, निशा चंदनानी
आपने केमिस्ट्री में 88% लिए हैं, तालियां बजा के स्वागत करें। अरिहंत नाहर, शुभी शर्मा, गमला चौधरी, बहुत छोटे से स्थान, आप छोटे से स्थान अराई से पधारे हैं, एक बार इनको जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपने हिंदी में 92% लिए हैं, अराई के रहने वाले हैं। शुभी शर्मा, इकोनॉमिक्स में 83%। बीना चौहान, रजत सोनी, हिंदी में 85, केमिस्ट्री में 83, जोरदार तालियों से स्वागत करें। गौरव दगदी, पूजा रावत, 85 इंग्लिश में, 83 इकोनॉमिक्स में, जोरदार तालियों से हम बच्ची का स्वागत करें। मीनाक्षी दौलपुरिया, कोमल चौधरी, भाई तालियां तो बजानी पड़ेगी। 97%, बायोलॉजी में 97%, हिंदी में 95%। रोशनी पारवानी, हिंदी में 87%, बिजनेस स्टडीज में 86%। हर्ष राय, फिजिक्स में 87%, हिंदी में 86%। गोपाल जाट, छोटा सा स्थान खातौली। इन बच्चों की वास्तव में ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, ज्यादा स्वागत होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 91%। देवेंद्र गुजर, आप भी खातौली मदनगंज से हैं, ड्राइंग के अंदर 93%। भावना तेजवानी, हिंदी में 94%। धन्यवाद। मैं अब निवेदन करूंगा साधवानी साहब से और मूलचंदानी साहब से और मीरानी साहब से, कृपया मंच पे पधारकर बच्चों का स्वागत करें। सौमिल खंडेलवाल, पूजा अमरचंद, होम साइंस में 90%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्यारे बच्चों, कुछ समय हमारे साथ और आपको रहना होगा। आपका एक ग्रुप फोटो सारे अखबारों में भेजना है, तब तक आप हमें साथ दें। और कुछ अल्पाहार का भी इंतज़ाम किया गया है, तो कृपया इतनी देर हमें और साथ देने का कष्ट करें।
पायल पेशवानी, पायल पेशवानी, पायल पेशवानी टाइपिंग में 95% लाए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। करण नागदेव, करण नागदेव, करण नागदेव, भाविशा ठाकुर, भाविशा ठाकुर, इन्होंने तो सिंधी में आरएस सब्जेक्ट चुना है और ये आरएस बन के रहेगी। 94% लाए हैं। दीपमाला राव, दीपमाला राव, आपका होम साइंस में 90% है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। शीतल पाराशर, शीतल पाराशर, एमएलए की तैयारी है। पॉलिटिकल साइंस में 92%। साक्षी प्रजापत, साक्षी प्रजापत, साक्षी प्रजापत, लक्की मारोठिया, लक्की मारोठिया, ज्योति सावलानी, बच्ची के इंग्लिश में 90% आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। रीना मनवानी, रीना मनवानी, रीना मनवानी, टाइपिंग में 90%, हिंदी में 90%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। माधवी सोनी, माधवी सोनी, माधवी सोनी, पायल मंत्री, पायल मंत्री, हिंदी में 84, हिस्ट्री में 83। तालियां बजा के स्वागत करें। काजोल मारोठिया, काजोल मारोठिया, काजल मारोठिया, मेहराम गुजर, मेहराम गुजर, आप भी मदनगंज किशनगढ़ के खातौली से आए हैं। ड्राइंग में 94%। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरिहंत सेठी, अरिहंत सेठी, आपके सोशियोलॉजी में 94%। विवेक उदानी, विवेक उदानी, इंग्लिश में 94%। तालियों से हम स्वागत करें। हीना खत्री, हीना खत्री, हीना खत्री, ऋषभ दत्त, ऋषभ दत्त शर्मा, ऋषभ दत्त शर्मा, निशा मूलचंदानी, निशा मूलचंदानी, हर्षिता यादव, हर्षिता यादव, कोमल तिलोकानी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों में 90%। रजत टेकचंदानी, रजत टेकचंदानी, फिजिकल एजुकेशन में 92%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। विभा गर्ग, विभा गर्ग, बिजनेस स्टडीज में 92, हिंदी में 92। तालियां कम हो गई। सुमित कुमार ज्ञानी, सुमित कुमार ज्ञानी,
भरत राजानी, भरत राजानी, ये तो सीए बनेंगे, अकाउंटेंसी में 97%। अंजलि बालानी, अंजलि बालानी, इकोनॉमिक्स में 92%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद साधवानी जी, धन्यवाद मीरानी साहब, धन्यवाद मूलचंदानी जी। तृप्ति डोडानी, तृप्ति डोडानी, इन्फो प्रैक्टिस में 97%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा महंत जी से और राधे भैया से, कृपया इन बच्चों का स्वागत करें। काजल ज्ञानचंदानी, काजल ज्ञानचंदानी बिजनेस स्टडीज में 99%। अंजलि विजय, अंजलि विजय, अंजलि विजय इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल में 96%, बिजनेस स्टडीज में 95%। हम अंजलि जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। वर्षा शर्मा, वर्षा शर्मा, वर्षा शर्मा इंग्लिश में 98%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सीमा मूलचंदानी, सीमा मूलचंदानी, सीमा मूलचंदानी बिजनेस स्टडीज में 97, अकाउंटेंसी में 96, मैथमेटिक्स में 95। एक बार पुनः तालियां बजा के स्वागत करें। नेहा रामनानी, नेहा रामनानी, नेहा रामनानी इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में 96%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। भावना नावानी, भावना नावानी, भावना नावानी, भावना नावानी, राशि सहगल, राशि सहगल, राशि सहगल, सेकंड को देना है। हाँ, लास्ट से सेकंड है। लीना भाटिया, लीना भाटिया, लीना भाटिया। हमारे आज के इस प्रोग्राम के कुछ बच्चे और रह गए हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट पोजीशन है मैं उसको बुलाऊंगा कृतिका शेखावत। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैथमेटिक्स में 100 में 100, बिजनेस स्टडीज में 98, हिंदी में 99। मैं इस बच्ची को मैं मेरे करीब और बुला के 2 क्वेश्चन और पूछूंगा। मैं इस गुड़िया से पूछना चाह रहा हूं कि अगर अजमेर कलेक्टर बने तो मेरे को तो बेटा तू रैगिंग ले ही लेना, लेकिन शहर का क्या विकास करोगे ये बता दो। क्या विकास करेंगे? सबसे पहले तो सफाई के ऊपर काम करेंगे और ग्रीनरी में।
इसके बाद कोई और विचार हो तो बता दो। आज आपको बताया गया कि सोच बड़ी रखो, तो कोई बड़ी सोच बता दो। चलो बेटे, घर जाके सोच के मेरे को मोबाइल कर देना। ये जो बच्चों को ट्रॉफी दी है, ये बच्चे जो टॉप 10 बच्चे हैं, ये कृपया एक बार स्टेज पे आ जाए। एक ग्रुप फोटोग्राफ और न्यूज़पेपर के लिए एक पहले फोटोग्राफ खींच जाए। ये जो बच्चे हैं जिनके पास में ट्रॉफी है, जिनको ट्रॉफी दी है, कृपया ये जो बच्चे 10 के 10 ऊपर आ जाए। जिन बच्चों को ट्रॉफी दी गई है वो 10 बच्चे कृपया मंच पे पधार जाएं। बुक जिनको दी है ना, जिनको अल्टीमेट एग्जाम के लिए आए हैं, 10 बच्चे एक बार आ जाए। तृप्ति डोडानी, काजल ज्ञानचंदानी, अंजलि विजय, वर्षा शर्मा, सीमा मूलचंदानी, नेहा रामनानी, फोटो अच्छी नहीं है और फिर क्षेत्रफल ज्यादा चाहिए। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं भैया से आपको मुखातिब कराऊं, इनसे पूछूं कि हिंदी में 70 रह गए, तो क्या हिंदी से, मातृभाषा से प्यार नहीं है या कोई झगड़ा वगड़ा है? सर कोई झगड़ा तो नहीं, पेपर तो अच्छे हुए थे, लेकिन वो मार्किंग में कोई प्रॉब्लम हो गई। वो मैं भी जब सेकंड गुड डिवीजन आता था ना 55%, तो मैं मेरी मदर को कहता था, वो जो मास्टर लुगाई से लड़के पेपर जांच रहा था। तो बेटे ये बहाने छोड़ो, अगली बार यहाँ टॉप 10 में आप आओगे, ऐसा वायदा करो। कोशिश पूरी करूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। भूमिका चंद्रावत, भूमिका चंद्रावत, भूमिका चंद्रावत फिजिकल एजुकेशन में 96%। एक बार तालियों से हम स्वागत करें। भरत साधवानी, भरत साधवानी, भरत साधवानी, भरत साधवानी, मोहम्मद दानिश, भैया की फिजिक्स में 97%। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जया शाक्या, जया शाक्या, जया शाक्या, सुमन चौधरी, ज्योग्राफी में 92%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दीपा आसवानी, दीपा आसवानी, निवेदिता शर्मा, निवेदिता शर्मा, फिजिकल एजुकेशन में आपके 92%, हिंदी में 91%। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। हीना आलवानी, हीना आलवानी, हीना आलवानी, हिंदी में 95%। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। टाइपिंग में भी सर्टिफिकेट लिस्ट टू भाई। अनीशी सांखला, अनीशी सांखला, अनीशी सांखला, इशिका शर्मा, इशिका शर्मा, इशिका शर्मा, उर्वशी तुनवाल, उर्वशी तुनवाल 92% मैथमेटिक्स, 92% अकाउंटेंसी।
तालियों से स्वागत करें। भावना तिलोकानी, भावना तिलोकानी। जोरदार तालियों से स्वागत करें हम, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उर्वशी तुनवाल, भाई भावना तिलोकानी, भावना तिलोकानी, भावना आसवानी, भावना आसवानी, भावना आसवानी। 2 सब्जेक्ट में 95%। जय आसवानी, सॉरी, जय आसवानी 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 95%। तालियां बजा के स्वागत करें। दीपक वाधवानी, दीपक वाधवानी, दीपक वाधवानी। नयनता जेसवानी, केमिस्ट्री में 98%। अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी। इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में 95%। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। खुशबू नाजवानी, खुशबू नाजवानी। इकोनॉमिक्स में 94, अकाउंटेंसी में 93। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। पीयूष गुरनानी, पीयूष गुरनानी। बिजनेस स्टडीज में 98%, बिजनेस स्टडीज में 98%। भाविका यादव, भाविका यादव, भाविका यादव। इन्होंने आज मार्कशीट जमा कराई थी। भाविका यादव। उत्कर्ष जैन, उत्कर्ष जैन। इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में 95%। तालियां बजा के स्वागत करें। वासुदेव उबाना, वासुदेव उबाना। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में 98%। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। रवीना मंगलानी, रवीना मंगलानी, रवीना मंगलानी। आज मार्कशीट अभी जमा कराई थी। रवीना मंगलानी। महिमा गुलवानी, महिमा गुलवानी। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस में 99%। जोरदार तालियों से स्वागत करें। दीपिका खोरवाल, दीपिका खोरवाल, दीपिका खोरवाल। होम साइंस में 90%। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। बेटा थकने की घड़ी नहीं है, इनका भी स्वागत होना चाहिए। इन्होंने भी आपके लिए तालियां बजाई हैं। दर्पण आसवानी, दर्पण आसवानी। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल में 88%। एक बार तालियां बजा के स्वागत करें।
संगीता गुरनानी, संगीता गुरनानी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिकल में 97%, जोरदार तालियों से स्वागत करें। महिपाल जाट, महिपाल जाट महिपाल हिस्ट्री में 99%, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुस्कान गोहरानी, मुस्कान गोहरानी बिजनेस स्टडीज में 86%, एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। प्यारे बच्चों, किसी भी सर्टिफिकेट में कोई भी कमी हो उसकी हम यहाँ पूर्ति कर देंगे। क्योंकि आज मैं जो भी अपनी फैमिली और मम्मी की वजह से हूँ, तो मैंने एक पोएम लिखी है अपनी मम्मी के लिए, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। माँ रोती है वो पर आंसू नहीं दिखाती, सहती है दर्द पर किसी से नहीं जताती। सच कहते हैं लोग, माँ बच्चे को नहीं बच्चा माँ को जन्म देता है। 9 महीने कोख में रहकर वो माँ से कर्ज लेता है। ये कर्ज चुकाया नहीं जा सकता, भूल कर भी भुलाया नहीं जा सकता। बड़े हुए जिसकी उंगली पकड़कर तू साथ कभी मत छोड़ना, मरूँ ना मैं जब तक तू मुंह मत मोड़ना। अगर हो माँ का साथ तो वो पहुँचाता है ऊंचे शिखरों पर, और जिसने ना की हो माँ की इज्जत तो वो उसे गिराता है घुटनों पर। माँ की करो इज्जत, इस जग को सुंदर बनाओ, माँ होती है देवी, इसे देवनगरी बनाओ।